जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर मैं आपके पास आऊंगी। लगातार जिस तरीके से ये जंग एस्केलेट हो रही है, अब तेल के प्राइसेस बढ़ने की बात भी सामने आ रही है, क्या लगता है भारत के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरेगी? ये मेरे से पूछ रहे हैं हर्षद। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं नहीं, मुझे लगा ये आपने मोहम्मद अली शाह से पूछा था प्रश्न। ये देखिए, भारत के लिए जहां तक तेल की समस्या का देखिए है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा जलडमरू मध्य है कि जिसको कि बंद करने से न केवल भारत, पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा। और जहां तक सवाल भारत का है, अभी कुछ देर पहले हरदीप जी पुरी ने आकर के बता दिया था कि हमारी जो 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन की खपत है, उसमें से सिर्फ 1.5 लाख बैरल वहां से 1.5 मिलियन और वhatever इसका वहां से आता है, और बाकी हम दूसरी जगहों से लाते हैं। उसके अलावा हमारे पास काफी स्टॉक, 20-21 दिन का स्टॉक ऑलरेडी है क्रूड का। तो हमको बहुत ज्यादा 20-21 दिन बहुत बड़ा समय होता है, तो बहुत ज्यादा समस्या फिलहाल आने वाली नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी और आगे चली और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी प्रकार से ईरान ने बंद कर दिया, तो उससे पूरे विश्व को नुकसान होने वाला है। विश्व का 1/5%, 20% एनर्जी जो है वो इस रास्ते से निकलती है। लेकिन उनके लिए इसको बंद करना इतना आसान इसलिए नहीं होगा कि जो उनके दोस्त लोग हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि चाइना की, हमारा तो फिर भी 20-22% यहां से आ रहा है, हम्म। चाइना का 40% एनर्जी है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है। तो अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं होने वाला है तो वो चाइना है। तो चाइना का दबाव ईरान पर आएगा, ईरान का मित्र राष्ट्र है, और भी कई लोगों का, कई कई चीजों के दबाव उनके ऊपर आने वाले हैं। चूंकि हमने ये एंटीसिपेट कर लिया था इस समस्या को, तो हम ऑलरेडी दूसरे देशों के साथ इन डायलॉग हैं। हम अपना जो जो निर्यात आयात जो है रूस से हो रहा है, उसको दुगना 1.5 गुना कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत चल रही है। और भी कई देशों से बातचीत चल रही है। और उसके अलावा आज हमारी जो परिस्थिति, हम विद इन इंडिया भी हम लोग इस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न है, असर पड़ेगा, लेकिन उसका हम लोगों ने कोई सोल्यूशन बना करके, उसका एंटीसिपेट करके उसके ऊपर ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है हर्ष। बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आपको, भारत जिस तरीके से भी फिलहाल स्टैंड ले रहा है, भारत न्यूट्रल नजर आ रहा है, क्या भारत को कोई साइड लेनी चाहिए या फिलहाल न्यूट्रल रहना ही भलाई है न्यूट्रल रहने में? हर्षद जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, और शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, भारत की रणनीति हमेशा बहुत ही अच्छी, सटीक, सही तरीके से हम जा रहे हैं। हम न्यूट्रल स्टैंड हमने ले रखा है, और हम कोई फेवर नहीं कर रहे। हमारे दो दोस्त हैं, इसराइल भी, ईरान भी। हमारे इसराइल तो डिफेंस पार्टनर है कई 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 बार तो, और ईरान आप देख लीजिए, चाहे चावल पोर्ट हो, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं बासमती राइस के। आप तेल को ले लीजिए, आप कोई भी डील्स कर लीजिए, दोनों से हमारी दोस्ती है, और दोनों से बड़े हमारे इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ही तगड़े हैं। इससे मेरे को याद आता है, जब यूक्रेन और रूस की जब जंग शुरू हुई थी, तब अमेरिका ने कहा था कि हिंदुस्तान की स्टैंड शेकी है। क्यों? क्यों भाई? हमारे यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते थे, हमारे रूस से भी अच्छे रिश्ते थे। हम एक तरफ हम सस्ता तेल ले रहे थे, रूस से हमको सूट कर रहा था। हम अपनी इकोनॉमी देख रहे थे, हम अपने देश को पहले देखेंगे ना। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो भारत की जो रणनीति है बहुत सटीक है, न्यूट्रल स्टैंड बेस्ट है। अमेरिका ने रेड लाइन पार कर दी है एक्चुअली। अमेरिका ने जो 3 न्यूक्लियर प्लांट्स ईरान में जो थे, उन पे अटैक करके उन्होंने रेड लाइन पार कर दी है। अब क्या होगा ना, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और सबसे नंबर 1 पावर है। जो अन्य मुल्क हैं जो इसमें शरीक होना भी नहीं चाह रहे थे, वो मजबूरन किसी तरीके से इसमें साइड लेकर शरीक होंगे। और हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि हिंदुस्तान को पता है अपने देशवासियों के लिए क्या सही है क्या नहीं। तो हिंदुस्तान इसमें कोई साइड नहीं लेगा। हर्षद जी।
बिल्कुल, चलिए आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, इजराइल के लिए जासूसी करने पर अब सजा भी मिली है।